हेलो एवरीवन। तो मेरे हाथ में अभी कुछ ही घंटों पहले जो माध्यमिक एग्जाम हुआ उसका फिजिकल साइंस पेपर है। वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का बोर्ड्स आज ही कंप्लीट हुआ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। जो लोग इस साल एग्जाम दिए हैं 2025 में, सभी लोगों को बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। आई होप आपने जैसा मेहनत किया था वैसे आप लोग आउटपुट मिलेगा। कुछ ऐसा आप लोग इसके बाद ज़िंदगी में जाएंगे कि आप लोग जो रास्ते में जाना चाहते हैं उधर ज़रूर पहुंचेंगे। और जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो 2026 में माध्यमिक देंगे, या आप CBSE ICSE बोर्ड के भी स्टूडेंट्स हैं जो बाकी आगे जाके क्लास 10 का जो बोर्ड्स देंगे 2026 में, तो ये जो सिलेबस है आपका सब स्कूल में ओवरऑल सेम है। तो आज मैं इस पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस साल बोर्ड्स दिए, सभी का कॉल आया कि पेपर बहुत अच्छा हुआ, और सच में मैंने पेपर को अच्छे से एनालिसिस किया और पेपर सच में इस बार बहुत ही आसान था। आसान मतलब एकदम इजी नहीं, थोड़ा मॉडरेट लेवल था, लेकिन जो बच्चे ने थोड़ा पढ़ाई किया पूरा साल भर उसने सभी फोड़ के आ चुके हैं। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 90 आउट ऑफ 90 इस बार बहुत सारे स्टूडेंट लेके आएंगे फिजिकल साइंस में, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया था। तो चलिए आज का पेपर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन का लेवल पहले ही मैंने बोल दिया, इजी टू मॉडरेट, हार्ड कभी भी नहीं था। ये जो पेपर हार्ड नहीं था। आप सभी लोग, बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर इस साल मैथ्स का क्वेश्चन थोड़ा आ गया था उल्टा पुल्टा, तो मैथ्स का क्वेश्चन लेकर थोड़ा विवाद चल रहा है, लेकिन जो 10 का जो हमारा फिजिकल साइंस पेपर है इसमें ज़्यादा कोई मतलब इतना हार्ड नहीं आया था। तो मेरा हाथ में पेपर है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा ये स्टूडेंट का पेपर है, उसका मैंने जेरोक्स किया हूँ पेपर, उसी से आप लोग को करा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन को पहले से आ जाएगा क्वेश्चन। तो हम लोग पहले MCQ ग्रुप ए सॉल्व करेंगे। ग्रुप ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन 1.1, सो आइडेंटिफाई। अच्छा, तो आप लोग के पास बहुत सारे पेपर हो सकता है जिसका क्वेश्चन नंबर मेरे साथ मैच नहीं कर रहे, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी हमारे जो वेस्ट बंगाल जो बोर्ड माध्यमिक पेपर सेट करते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन को जंबल कर देते हैं। मेरे 1 नंबर का क्वेश्चन आपका 10 नंबर हो सकता है, किसी का 5 नंबर हो सकता है, ऐसे करके क्वेश्चन को अदल बदल हो जाता है। तो मैं जो क्वेश्चन, इसलिए मैं जो ऊपर मेंशन कर दूंगा उसको फॉलो कीजिए। बोलेंगे सर मेरा तो 1 का क्वेश्चन अलग था, आपका कौन का क्वेश्चन अलग क्यों है? तो ये पैरा जंबल किया रहता है, इसका उधर इधर उधर रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ग्रीन हाउस गैस। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, नाइट्रोजन। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? ग्रीन हाउस गैस है हमारा, सभी को पता है ग्रीन हाउस गैस क्या है, वाटर वेपर। वाटर वेपर है हमारा ग्रीन हाउस गैस। बाकी तीनों ही क्या है? बाकी तीनों हमारा नॉर्मल गैस है। 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ 22 ग्राम CO2 इस क्या है? 22 ग्राम CO2 का वॉल्यूम क्या है? तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? कार्बन का है 12, ऑक्सीजन का है 16, दो तो है इसलिए 2, दैट इज कितना हो रहा है 44 ग्राम। ये हो रहा है 44 ग्राम कार्बन का मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो रहा है? तो हमें मोल्स का मतलब क्या पता है? मोल्स का मतलब है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है? 22 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना है? 44। दिस 22/44 दैट इज 0.5 मोल। 1/2 या 0.5 मोल। तो मोल्स है 0.5 मोल। अभी हमें क्या बोला है? 22 ग्राम CO2 का वॉल्यूम क्या है? हमें पता है 1 मोल CO2 का STP में वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। तो देयरफॉर 0.5 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 0.5 मोल CO2 का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 इंटू 0.5 दैट इज 11.2 लीटर। देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं 11.2 लीटर। यस, ऑब्वियसली ऑप्शन बी दिया है, तो ये ऑप्शन बी होगा 11.2 लीटर। ठीक है, मिटाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इजी, देखिए मैं मेरे साथ आप भी सॉल्व कीजिए, इजी क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड will be obtained heating 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो कैल्शियम कार्बोनेट जब कंप्लीटली डिकम्पोज होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसको जब कंप्लीटली हीट करेंगे क्या होता है? हाउ मच कैल्शियम ऑक्साइड विल फॉर्म? तो CaO निकलता है प्लस CO2, ये निकलता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं CaO प्लस CO2, बोलेंगे सर इसको ऐसे रख देंगे, हाँ इसको ऐसे हम लोग रख देंगे, और हम लोग को ब्रेक करने का जरूरत मेनली हमें तो ये चाहिए। बोलेंगे सर और के बैलेंस करेंगे, बैलेंस इधर कुछ है ना, देखिए एक बार C था कैल्शियम एक, तो कैल्शियम एक, कार्बन कार्बन 3 2 और 1 3 हो गया। तो हीट करेंगे तो कैल्शियम का मास देखिए क्वेश्चन में दिया है, कैल्शियम का कितना है 40, कार्बन का कितना है 12, और ऑक्सीजन का क्या जानते हैं 16 इंटू 3, तो क्या होगा 40 प्लस 12 प्लस 48, तो क्या 48 250 60 60 40 100 ग्राम। और कैल्शियम ऑक्साइड का क्या है 40 प्लस 16 दैट इज 56 ग्राम।
अभी क्वेश्चन में फोकस कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला गया है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। तो 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड, तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से हमें मिलता है 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। तो देयरफॉर 56 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से हमें क्या मिलेगा? 56/100 इंटू, एक मिनट, 56 ग्राम बोला नहीं, 10 ग्राम बोला है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मैंने गलत लिख दिया। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितना मिलेगा? इंटू 10, तो डेट इज क्या हो जाएगा? 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, 5.6 ग्राम। दिस इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से लिख लीजिए इसको, आप लोगों को कुछ सेकंड का टाइम दे रहा हूं। चलिए 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन के ऊपर आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन 1.4 बोला है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन डिपेंड्स ऑन। तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर? फर्स्ट ऑप्शन है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द टू एंड्स, सेकंड ऑप्शन इज प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, थर्ड है लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड लास्ट इज एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो देखिए आप बोलोगे सर सबके ऊपर तो डिपेंड करता है, लेकिन इसमें कोएफिशिएंट पर्टिकुलर किसको डिपेंड करता है? हम लोग को फॉर्मूला क्या पता है? Q इक्वल्स टू KA θ1 माइनस θ2 इंटू T/x पता है। अभी बोले थर्मल कॉन्डक्शन किसको डिपेंड करता है? बोलेंगे सर ये सबके ऊपर तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन मेनली एक चीज जान के रखिए, थर्मल कॉन्डक्टिविटी और थर्मल रेजिस्टिविटी के बीच में एक रिलेशन है कि थर्मल कॉन्डक्टिविटी इज 1 बाय थर्मल रेजिस्टिविटी। यह है रेजिस्टिविटी, थर्मल रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी, थर्मल जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर। तो सिमिलरली थर्मल कंडक्टिविटी भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मटेरियल ऑफ द कंडक्टर के ऊपर। तो कौन सा आंसर होगा? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मेरा जो स्टूडेंट एग्जाम दिया वो उसने ऑप्शन सी मार्क किया है, तो उस बेचारे का गलत हो गया। लेकिन आप लोग नेक्स्ट साल जो एग्जाम देंगे ऐसा टाइप का कीजिए। मेरा स्टूडेंट के लिए मुझे खराब लगा, उसका एक आंसर गलत हो गया, उसने लेंथ को मार्क किया इधर, लेकिन ये वाला होगा ऑप्शन बी, लेंथ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, प्रॉपर्टी of the material of the conductor। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1.5 विच ऑफ द पैरामीटर रिमेन अनअल्टर्ड ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट का जब रिफ्रैक्शन होता है, ये अगर हमारा नॉर्मल है तो लाइट गया ऐसा करके पास हो गया, तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इधर हमारा देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है। पहले बोला वेलोसिटी, वेलोसिटी तो चेंज होगा क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। इधर अगर लाइट का वेलोसिटी है v1, इसका लाइट का वेलोसिटी v2 है, तो हमें ये पता ही है 1 μ2 इक्वल्स टू v2/v1, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज होगा ही, तो फिर ऑप्शन ए नहीं होगा। एम्पलीट्यूड, वेव का एम्पलीट्यूड तो ऑब्वियसली चेंज होगा जब रिफ्रैक्शन होगा। उसका बाद वेवलेंथ भी चेंज होता है, क्योंकि वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में हमें फॉर्मूला पता है। तो कौन सा अनचेंज रहता है? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहता है। इधर क्या ऑप्शन होगा? फ्रीक्वेंसी कभी भी लाइट का चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन फ्रीक्वेंसी। करेक्ट ऑप्शन इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 1.5 हो गया, सॉरी 1.6 क्या दिया है? Which of the mirror produces virtual diminished and erect image? Virtual diminished and erect image। तो प्लेन मिरर क्या करता है? हमारा इरेक्ट करता है, लेकिन ये डिमिनिश नहीं होता, सेम साइज होता है। कॉन्केव मिरर में सब कंडीशन होता है, पैराबोलिक में भी होता है, सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज, देखिए ये है कॉन्वेक्स मिरर, ये है हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर इधर भी अगर ऑब्जेक्ट रहेगा, ये अगर हमारा फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके रेस्पेक्ट में बाहर चल जाएगा, और इधर अगर जाता है तो ऐसे जाके ऐसे, तो इधर जो इमेज बन रहा है ये इरेक्ट होता है, डिमिनिश्ड होता है हमेशा। तो ये करेक्ट आंसर इज क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर। तो विच ऑफ द प्रोड्यूस वर्चुअल डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट? दैट इज ऑप्शन सी, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, 1.7 चलिए 1.7 Which of the following is not a unit of electrical energy? Not a unit, not a unit नहीं, which of the following is the unit of electrical energy? तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? वाट तो यूनिट ऑफ पावर है, ओम नहीं होगा, वोल्ट नहीं होगा।
ये होगा किलोवाट आवर, ऑप्शन सी किलोवाट आवर। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको जान के रखें, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्योंकि 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। ये रिलेशन में पता है, कहाँ से आता है उतना हम लोग डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ने का टाइम बोला था। 1.8 विच ऑफ द फॉलोइंग रेज हैज द हाईएस्ट कैपेसिटी टू आयोनाइज गैस। आयोनाइज गैस कौन करता है? अल्फा रे। ये तो सिलेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शन ए होगा अल्फा रे। ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन आप सभी लोगों को मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज वायर 1.9। फ्यूज वायर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ज़्यादा करंट जाएगा तो पिघल जाएगा। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 1.10। 1.10 ऊपर ही लिखता हूँ, चलिए 1.10। हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ग्रुप्स है ऊपर से जो नीचे गिरता है ये है ग्रुप्स, ये वाला है पीरियड्स। तो कितना सारा ग्रुप है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देयर आर 18 ग्रुप्स। और अगर पीरियड पूछता, पीरियड क्वेश्चन है फिर मैं बोल दे रहा हूँ, देयर आर 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स। ये इस साल ग्रुप्स गिरा है, 2026 के लिए पीरियड्स याद रखना, कितना सारे पीरियड्स आप लोगों को इंपॉर्टेंट है ये वाला। 1.11 Which of the following component has no existence as separate and distinct molecule? No existence as separate and distinct molecules। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा है, क्योंकि देखिए H2S, ये H हाइड्रोजन और सल्फर डिस्टिंक्ट मॉलिक्यूल में रह सकता है, NO2 रह सकता है, CHCl3 भी रह सकता है, लेकिन NaCl जो है, NaCl का कोई एग्जिस्टेंस वैसा नहीं है, क्योंकि NaCl ही हमारा इधर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी NaCl, नो एग्जिस्टेंस। 1.12 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ऑप्शन में देख पा रहे हैं बाकी तीन तो हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4, HNO3, HCl, तो ये तीनों नहीं होगा। तो वीक कौन सा होगा? जो हमारा CH3COO यही वाला वीक एसिड होगा, क्योंकि इजीली डिसोसिएट हो जाता है CH3COOH, क्योंकि ये तो इजीली डिसोसिएट हो जाता है CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ऐसा में तो इजीली डिसोसिएट हो जाता है, इसलिए ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। 1.13 What color is produced when H2S gas is passed through a solution of potassium dichromate with dilute sulfuric acid। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ये कौन सा कलर है? मुझे बोलने का जरूरत है, आप सभी लोग को पता है, ग्रीन। K2Cr2O7 का जो रिएक्शन है, इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन कौन सा? सी, दिस इज ग्रीन कलर, ग्रीन। 1.14 Which of the following is an ore of aluminium। एल्यूमिनियम का ओर क्या है? सभी लोग को पता है, बोलने का जरूरत नहीं, बॉक्साइट। 1.15 आइडेंटिफाई द ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ट्रिपल बॉन्ड कौन सा होगा? ऑप्शन डी C2H2, C ट्रिपल बॉन्ड H। ये क्या है? इथाइन, या इसको हम लोग एसिटिलीन बोलते हैं, ये वाला है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हमारे MCQ खत्म हुआ। अभी हम लोग करेंगे ग्रुप बी, इसको जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए, आप लोगों को थोड़ा टाइम देता हूँ, जल्दी से ले लीजिए। चलिए, ओके, वेरी गुड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ग्रुप बी। चलिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2.1 क्या दिया है? विच लेयर ऑफ एटमोस्फियर इज ससेप्टेबल टू स्टॉर्म एंड रेन। तो एक ही एटमोस्फियर है जहाँ पर बादल रहता है, उसके ऊपर तो स्ट्रेटोस्फियर हो जाता है, तो कौन सा होगा? ट्रोपोस्फियर। इसका आंसर होगा ट्रोपोस्फियर। इसका एक और है, और का आंसर क्या होगा? यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसका यूनिट होगा डॉब्सन, DOBSON। यूनिट ऑफ ओजोन लेयर समझाने के लिए हम लोग डॉब्सन यूनिट यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 2.2, क्योंकि ये तो और था। 2.2 नेम द ग्रीन हाउस गैस डिस्चार्ज फ्रॉम रेफ्रिजरेटर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आप CFC भी लिख के आ सकते थे, रेफ्रिजरेटर से CFC निकलता है, इसका फुल फॉर्म इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एंड दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन।
वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। 2.3 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ एट -273 वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इनफाइनाइट। नहीं, चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ क्या कहता है? -273 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस क्या होता है? वॉल्यूम होता है 0। लेकिन इधर क्वेश्चन में दिया है इनफाइनाइट दिया है, तो इनफाइनाइट इधर, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। उधर जो क्वेश्चन है, क्योंकि उधर बोले इनफाइनाइट, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होगा। -273 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम हमारा 0 होता है, इसलिए द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन 2.4 व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम O2 एट STP। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑक्सीजन एट STP। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन OTP में कितना, STP में कितना रहता है? तो गिवन मास मैं ऊपर ही करता हूँ तो अच्छे से समझ पाएंगे। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है हम लोग को मोल्स निकालने से आंसर हो जाएगा। तो कितना नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2.4। ऑक्सीजन का मास कितना दिया है? गिवन मास इज 16 ग्राम। और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का? O2 का 32 ग्राम। ऑक्सीजन गैस बोले O2, तो मोल कितना होगा? मोल, नंबर ऑफ मोल्स N इक्वल्स टू W/M, दैट इज 16/32, दैट इज 1/2 मोल। ठीक है, सो 1/2 मोल। तो कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है? तो 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स रहता है? एवोगाड्रोस नंबर जितना 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो क्वेश्चन में है 1.2 मतलब 1/2 मोल में 1/2 इंटू 6.022 10⁻23 दैट इज 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स पूछा था कितना है ऑक्सीजन में? 3.011 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.5 वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो क्वेश्चन आ रहा है शायद स्क्रीन के ऊपर, देख लीजिए। 2.5 सो 2.5 का क्वेश्चन दिया है इफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ आयरन इज दिस। ये भी ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। 1.2 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस, ये क्वेश्चन में दिया 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। देन कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबल एक्सपेंशन ऑफ आयरन ये वाला दिया है। तो हमें क्या रिलेशन पता है? अल्फा इक्वल्स टू β/2 इक्वल्स टू γ/3। सो गामा कितना निकल रहा है? 3 अल्फा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। देखिए क्वेश्चन में वही मेंशन है, इस 3.6 इंटू 10⁻⁻5 डिग्री सेल्सियस, ऑब्वियसली वही दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। आंसर इज ट्रू, क्योंकि वही क्वेश्चन दिया उसी मैच कर रहे हैं, तो ये वाला ट्रू होगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2.5 का और है विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी हैज यूनिट ऑफ वाट पर मीटर पर केल्विन। वाट पर मीटर पर केल्विन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। एक चीज़ देखिए, हमारे पास किसका यूनिट करेंगे इसको निकालने के लिए, थोड़ा हीट चैप्टर को अच्छे से फोकस कीजिए। क्योंकि एक हैक मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूँ, जो लोग नेक्स्ट साल बोर्ड्स देंगे, तो अगर कोई भी चैप्टर कोई भी क्वेश्चन का और रहता है तो बोथ ऑफ देम मस्ट बी फ्रॉम सेम चैप्टर। तो इसके साथ जो ये वाला और में है तो दोनों सेम चैप्टर से है। अगर एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते तो सोचना ये वाला तो मैंने हीट में पढ़ा था, चैप्टर 4 में पढ़ा था, तो ये वाला भी चैप्टर 4 में होगा। तो चैप्टर 4 में किसका ऐसा यूनिट है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक ही चीज़ थर्मल कॉन्डक्टिविटी, तो यहाँ पर थर्मल कॉन्डक्टिविटी या थर्मल रेजिस्टिविटी कुछ का यूनिट होगा, ऐसा कॉमन सेंस लगाना। तो हमारे पास रिलेशन क्या पता है, Q इक्वल्स टू KA-θ1 माइनस θ2 इंटू T/x। ये हमारे पास हीट का फॉर्मूला पता है, तो यहाँ से K का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इंटू एक्स बाई A-θ1 माइनस θ2 इंटू T, ये वाला है। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि एक चीज़ यूनिट ऑफ K क्या होता है, यूनिट ऑफ K क्या होगा। अगर मैं ऐसा ही मैं बोलूँ, Q है क्या हमारा हीट, तो जूल, एक्स का यूनिट क्या है मीटर, नीचे एरिया है तो मीटर स्क्वायर, ये टेम्परेचर है तो मतलब केल्विन, और ये टाइम है मतलब सेकेंड। तो देखिए मीटर मीटर कट गया तो क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। तो देखिए ये वाला यूनिट और ये वाला यूनिट मैच कर रहा है। तो ये किसका यूनिट दिया है, विच ऑफ द यूनिट इज वाट पर मीटर पर केल्विन, तो ये किसका होगा, दिस इज द यूनिट ऑफ थर्मल कॉन्डक्टिविटी। थर्मल कॉन्डक्टिविटी जिसको K से रिप्रेजेंट करते हैं उसका यूनिट है ये वाला। तो 2.5 का
अब कॉमन जिन लोगों का याद था वो लोग तो डायरेक्ट लिखते हैं। मैं तो ऐसा मैं हमेशा बोलता हूँ फिजिकल साइंस या फिजिक्स जब 11-12 में आप फिजिक्स लेंगे अभी कभी भी रट्टा मारने का चीज़ नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ के पढ़िए इजीली हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। कहाँ गया, हाँ 2.6 विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास में सभी लोग को पता है, बोलने का जरूरत नहीं, कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास। 2.7 फॉर विच वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। स्नेल्स लॉ कब एप्लीकेबल नहीं होता? फॉर ऑब्लिक इंसिडेंस, फॉर ऑब्लिक इंसिडेंस मतलब दैट इज मतलब क्या है, आई जब 90 डिग्री होगा मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होगा तब स्नेल्स लॉ नॉट वैलिड, स्नेल्स लॉ नॉट वैलिड। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.7 2.8 व्हाट इज ना यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इंस्टेड ऑफ फ्यूज वायर। आप सभी लोग का घर में है, फ्यूज के अलावा भी क्या यूज होता है? एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका आंसर होगा एमसीबी। 2.9 स्टेट द रेजिस्टेंस ऑफ 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब। 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब, इसका हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे। 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब, तो हमें क्या पता है, ये वाला है पावर, सॉरी ये वाला है पोटेंशियल और ये वाला है पावर। तो हमें पता है पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। तो रेजिस्टेंस चाहिए तो आर इक्वल्स टू क्या होगा, वी स्क्वायर बाई पी। तो वी स्क्वायर क्या होगा 220 इंटू 220 बाई पावर क्या होगा 100। 22 इंटू 22 कितना होता है 484, यही तो होता ना 22 22 484। तो आंसर क्या होगा 484 ओम। क्लियर? ठीक है, 22 484 होता है तो ऑब्वियसली तो 484 ओम होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 2.10। क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, देख लीजिए। 2.10 स्टेट द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है, बेक्वेरेल, इसको BQ बोलते हैं। यह भी लिख सकते हैं और इसी का मतलब है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। दोनों ही आंसर इज करेक्ट। बेक्वेरेल भी लिख सकते थे, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड भी लिख सकते थे, बोथ आंसर्स आर इक्वली करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 2.10 हुआ। फिर उसका जो और का क्वेश्चन है, उसका और का क्वेश्चन क्या है, व्हाट चेंज विल ऑकर इन एटॉमिक नंबर इफ 1 बीटा पार्टिकल इज एमिट फ्रॉम 235 92। तो 235 यूरेनियम 92, यहाँ से एक बीटा पार्टिकल निकल जाए। कितना? एक बीटा पार्टिकल अगर निकल जाता है कितना बढ़ता है, तो बीटा पार्टिकल निकलने से नीचे +1 हो जाता है। तो 235 ऊपर रहेगा, नीचे 93। सो जब बीटा पार्टिकल निकल जाएगा नीचे हमारा 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन था चेंज इन एटॉमिक नंबर 1 बीटा पार्टिकल एमिटेड, तो कितना होगा एटॉमिक नंबर इंक्रीज कितना हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 93 माइनस 92 दैट इज 1। तो चेंज कितना होगा, विल बी इंक्रीज्ड बाय 1, एटॉमिक नंबर विल बी इंक्रीज्ड बाय 1। 2.11 और यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है। तो इधर फर्स्ट जो क्वेश्चन है 2.11.1 मेटल प्रेजेंट इन, क्वेश्चन तो आ रहा है शायद ऊपर देख पा रहे हैं, इन जर्मन सिल्वर। इसका आंसर क्या होगा, जर्मन सिल्वर में कौन सा रहता है, देखिए इधर रहता है ऑप्शन डी जो है निकल। जर्मन सिल्वर में निकल रहता है, और शॉर्ट फॉर्म में तो लिखा है क्वेश्चन में, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ निकल। 2.11.2 क्या है, ट्रांसरोनियम मेटल, और ट्रांसरनियम एलिमेंट, ये कौन सा होगा ट्रांस एलिमेंट। ये ऑप्शन लिथियम नहीं होगा, जिंक नहीं होगा, ये ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी।
2.11.3 ये क्या होगा? मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैलामाइन। कैलामाइन किससे? जिंक। ओर ऑफ जिंक इज कैलामाइन। मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैलामाइन क्या है? जिंक, ऑप्शन बी। एंड 2.11.4 ये वाला क्या होगा? एल्कली प्रेजेंट इन सेकेंड पीरियड। एल्कली इन सेकेंड पीरियड कौन सा है? ये वाला है हमारा लिथियम, दैट इज ऑप्शन ए, लिथियम। समझे? वेरी गुड। तो आप लोग कैलकुलेशन कीजिए कितना नंबर आप लोगों को आ रहा है। मैं जो करा रहा हूँ उसके साथ आपका आंसर मैच हो रहा है ना, कि जो इस साल एग्जाम दे के आए, इस साल में बोला आज ही जो एग्जाम दे के आए सब अच्छे से फॉलो कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.11.4 फिर 2.12 whether the following statement true or false, electrolysis always involves process of oxidation reduction is, this is always true, oxidation reduction होगा true। 2.13 which gas, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही होता है क्योंकि हमारा रेडॉक्स रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में। which gas is produced at the cathode during electrolysis of acidified water, जो कैथोड में कौन जमता है, एनोड में कौन जमता है? कैथोड में जमता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में। कैथोड में होता है हाइड्रोजन, कैथोड में होता है हाइड्रोजन। कैथोड इज नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट में पॉजिटिव आयन आएगा, हाइड्रोजन इज पॉजिटिव आयन। और एनोड में जमता है, एनोड इज पॉजिटिव प्लेट, इधर जाएगा नेगेटिव आयन, दैट इज ऑक्सीजन। यह है कैटायन, कैटायन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड। ये एनायन, एनायन मूव्स टुवर्ड एनोड। समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ आ रहा है कमेंट करना, बाद में मैं जब थ्योरी पढ़ाऊंगा आप लोगों को एक्सप्लेन करवा दूंगा। वेरी गुड। उसके साथ और का कुछ है? हाँ, और का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इलेक्ट्रोलाइट, शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, नहीं, इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा? जो है नंबर 3 एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड भी हमारा मेन यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है। 2.14 What happens when iron spoon is dipped into acidified copper sulfate solution? तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब आयरन को डिप किया जाता है, यहाँ पर ये फेरिक सल्फेट बन जाता है, कलर ब्लू कलर से कलरलेस हो जाता है, और यहाँ पर कॉपर एक्सट्रैक्ट हो जाता है। ये रिएक्शन होता है। 2.14 नेक्स्ट क्वेश्चन, which metal is used in Haber's process for preparation of ammonia? Haber's प्रोसेस में कौन यूज होता है कैटलिस्ट? ये होता है आयरन यूज होता है हैबर्स प्रोसेस में, आयरन, Fe, ये होता है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट इन हैबर्स प्रोसेस, कैटलिस्ट इन हैबर्स प्रोसेस। 2.16 उसका और का एक क्वेश्चन है, CaC2 प्लस N2, इधर क्या होता है? कैल्शियम साइनाइड, CaNCN प्लस कार्बन, ये वाला बनता है। ये रिएक्शन ये आप लोग कहाँ पढ़े थे? ये वाला हम लोग नाइट्रोजन का रिएक्शन में पढ़े थे, ब्लैक कलर फॉर्म हो जाता है कैल्शियम साइनाइड, और ये वाला हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 2.16, मजा आ रहा है ना? मुझे लग रहा है सभी स्टूडेंट का बहुत अच्छा पेपर गया है। कमेंट करके बोलना पेपर कैसा गया है, सबका कमेंट मैं पढ़ के देखूंगा जितना कमेंट आएगा। 2.16 नेम द मेटल एक्सट्रैक्ट इन थर्माइट प्रोसेस। बोलने का जरूरत, आप ही कमेंट में आंसर बोलिए। आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। 2.17 CH3CH CH3Br, इसका CH3BR, इसका हमारा क्या चाहिए? इसका IUPAC नेम। सो इसका IUPAC नेम क्या होगा? इसको देखिए 1 2 3, तो सेकेंड वाला है तो 2 ब्रोमो, क्योंकि 2 नंबर में ब्रोमो है, पेंटेन, क्योंकि 3 है, 1 2 3, ये वाला पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन, 3 मिथ इथ प्रोप, ओ सॉरी प्रोपेन, मैंने पेंटेन क्या बोलते, सॉरी पेंट मतलब तो 5, बहुत बड़ा गलती हो गया। 2 ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन मिथ इथ प्रोप, सॉरी गलती हो गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन। आप अभी बच्चों का हार्ट अटैक आ गया तो सर क्या पढ़ा दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ आता है आपको? कभी भी इंसान से भी गलती हो सकता है। 2.17 फिर नेक्स्ट
ऑप्शन उसका और पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म जो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मैं ये वाला दे सकता हूँ CH3 CH2 CH2OH, इसका नाम क्या है 1 2 3 मतलब प्रोप, ये है प्रोप एनॉल। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3 CH CH3OH, ये देखिए 1 2 3 2 प्रोपानॉल। देखिए दोनों ही का बेसिक फॉर्मूला क्या है, कार्बन कितना है 1 2 3 C3 3 2 5 2 7 8 H8O। देखिए इसका भी देखिए C3 तीन है 3 3 6 7 8 और ऑक्सीजन एक है, तो दोनों ही क्या है, दोनों का पोजीशन अलग है, तो ये क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ये हमारा क्या बन गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और इसका पर्टिकुलर नाम जो है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो ये वाला हम दे सकते हैं उसका 2.18। ये आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, ये एक मैंने एग्जांपल दिया, आप कोई और भी एग्जांपल दे सकते हैं। मैंने ये वाला आपका मन में जो आया आप खुद दे देना एग्जांपल, इसमें से वही वाला आंसर सही होगा ऐसा नहीं, कुछ भी आप लोग दे सकते हैं। राइट द नेम ऑफ द पॉलीमर विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर नॉन स्टिक यूटेंसिल, बोलिए। वेरी इजी, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन, वहाँ पर आप लोग PTFE बोल के कुछ पढ़े थे, ये टेफ्लॉन लिखने से आप लोग को फुल नंबर मिल जाएगा, टेफ्लॉन लिखने से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन से खत्म हुआ। अभी ग्रुप सी और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको मैं करूँगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल से कराऊंगा। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं थ्योरी का डेफिनेशन फिर वापस नहीं लिखूंगा, क्योंकि आप थ्योरी को बुक में भी मिलेगा और हम लोग जब थ्योरी पढ़ाएंगे आगे थ्योरी उधर चलता रहेगा। जो मैं न्यूमेरिकल से वही अब कराऊंगा। पहला जो क्वेश्चन है और पूरा क्वेश्चन का PDF तो आप लोग को मिल जाएगा, तो मैं वहाँ से आप लोग क्वेश्चन सब देख लेना। PDF तो मैं ऑलवेज मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिलेगा PDF। ग्रुप सी शुरू करते हैं, तो फिर चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है वाई ओजोन लेयर इज कॉल्ड नेचुरल सनस्क्रीन। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट 3.2 करवा रहा हूँ। 3.2 द वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 76। तो टेम्परेचर कितना दिया है T1 दिया है 27 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना दिया है 76 सेंटीमीटर Hg प्रेशर दिया है, और वॉल्यूम कितना दिया है V1 दिया है 200 cc। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस व्हेन प्रेशर ऑफ द गैस चेंजेस टू 38 सेंटीमीटर। प्रेशर कितना हो गया 38 सेंटीमीटर Hg हो गया प्रेशर, और हमारा टेम्परेचर चेंज कितना हो गया, टेम्परेचर चेंज होके हो गया 127 डिग्री सेल्सियस। हमें वॉल्यूम चाहिए, तो बेसिक कॉन्वर्जन हमें पहले करना पड़ेगा। 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना है 27 प्लस 273 दैट इज 300 केल्विन। इधर 127 का मतलब है 127 प्लस 273 दैट इज कितना होता है, इधर हमारा 300 होगा तो कितना, इधर कितना होगा, इधर होगा 400 केल्विन इधर हो गया 73, ये इधर 10 2134 हो जा रहा है, तो 400 केल्विन। प्रेशर को आप बोलेंगे सर मैं ATM में ले सकता हूँ, जरूरत नहीं, आप लोग ऐसे ही रख लीजिए, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हमें क्या पता है आइडियल गैस का इक्वेशन P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। तो यहाँ से हम लोग का V2 क्या आ जाएगा P1 V1 T2 बाई P2 इंटू T1, ये वाला आएगा P1 V1 T2 बाई P2 इंटू T1। सो यहाँ से P1 कितना है 76 इंटू V1 कितना है 200 इंटू T2 कितना है 400 बाई P2 कितना है P2 इज 38 इंटू T1 कितना है T1 इज 300। कट गया, तो 38 इंटू 2 तो 76 होता है क्या, देखिए 2 8 16 1, तो हो गया 38 इंटू 2, अरे 38 2 तो 76 होता है, 2 8 16 1 2 3 6 7, और इधर हमारा 3 4 कटेगा नहीं, तो डायरेक्ट क्या निकल रहा है 2 4 8 8 इंटू 2 16 1600 बाई 3। इसको हम डेसिमल में करेंगे तो क्या होगा, इसको डेसिमल में और तो कुछ काट नहीं सकते हम लोग, ठीक है, ऐसे रखेंगे। इसको डेसिमल में करेंगे तो 3 5 15 1 10 3 6 9 1 10 3 3 cc। तो ये वाला होगा हमारा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हो रहा है, वॉल्यूम हमारा हो जा रहा है 533.33 cc। दिस इज आवर रिक्वायर्ड वॉल्यूम। तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा और प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा वॉल्यूम ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का और का जो क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए जल्दी से। आप लोगों में 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
इसके बाद इसका और का करेंगे 1 2 3 4 5। वेरी गुड। इसका और का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, इसका और का क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 14 ग्राम नाइट्रोजन, गिवन मास कितना है 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस दिया है, एट टेम्परेचर ऑफ 227 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर कितना बोला है 83.14 सेंटीमीटर Hg प्रेशर ये बोला है, और R का वैल्यू दिया है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो हम लोग दूसरा यूनिट में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है तो हाँ ऑब्वियसली। तो फाइंड द वॉल्यूम बोला है, तो 14 ग्राम नाइट्रोजन बोला है, तो टेम्परेचर को पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। 227 दिया है, मतलब 227 प्लस 273 कितना होगा, तो 500 केल्विन होगा। देखिए ये वाला 500 केल्विन होगा। यहाँ पर 83.14 सेंटीमीटर Hg है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर मैं ATM में ले जाना चाहूँ, बोलेंगे सर पिछले वाला नहीं गए थे, ये वाला क्यों जा रहे हैं? पिछले वाला इसलिए नहीं गया था क्योंकि दो बार प्रेशर P1 P2 था, इसलिए यूनिट कट जा रहा था, यूनिट का सिग्निफिकेंस नहीं था। लेकिन इधर सिर्फ एक ही बार यूनिट यूज़ करेंगे, तो इसको 83.14 को हम लोग 76 के साथ अगर डिवाइड करेंगे, ये किस में आ जाएगा, ATM में आ जाएगा। 83.14 को 76 के साथ डिवाइड करेंगे तो ATM में आ जाएगा। इसको अगर हम लोग रिड्यूस करते हैं तो कितना होगा, देख लेते हैं। मैं साइड में कर रहा हूँ, 83.14 by 76, 2 into 38, 2 4 is 8, 2 1 is 2, 11, 2 10, 2 7 कटेगा क्या, और 19 के साथ 19 into 2, 19 into 2 is 38, 335, 19 35 और 19 कितना होता है, 19 6 26 क्या बोल रहा हूँ, 16 167, 19 इंटू 3 नहीं 19 के साथ नहीं कटेगा, तो इसको मैं ऐसे ही रख दे रहा हूँ। मतलब ये क्या निकलेगा 41.57 बाई 38 ATM, ये हमारा निकल रहा है। और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, नाइट्रोजन का अगर हम लोग का N बोलेंगे, N का होता है 14 ग्राम। नाइट्रोजन का हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है 14 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर मास हमारा 14 ग्राम अगर है, नाइट्रोजन का 14 ग्राम होता है, 28 ग्राम होता है, मैं भी पागल हो जा रहा हूँ। नाइट्रोजन का होता है 28 ग्राम, नाइट्रोजन का होता है 28 ग्राम। तो हमें पता है क्या फॉर्मूला, PV इक्वल्स टू nRT। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि N का वैल्यू हमें क्या पता है, N का मतलब है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, सो W/m RT। हम V चाहिए तो V इक्वल्स टू WRT/P इंटू M। अभी यहाँ पर हम लोग R का जो वैल्यू बिठाएंगे, मैंने लीटर और ATM में कन्वर्ट कर लिए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको R का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, ये वाला नहीं, 0.082 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, इस वैल्यू को बिठाएंगे। तो इस वैल्यू को बिठाने से क्या आता है, देखिए, तो V इक्वल्स टू W का वैल्यू कितना है 14, R का वैल्यू है 0.082, टेम्परेचर का वैल्यू कितना है 500 केल्विन, बाई प्रेशर कितना आया 41.57 बाई 38, इस 38 को मैं एकदम ऊपर लेके चल जा रहा हूँ, इंटू M कितना है, M इज 28, तो 14 इंटू 2 is 28, 41। और इसको अगर मैं रिड्यूस करूँ तो इधर देखिए, इधर मैं अगर डेसिमल को हटाऊँ, इधर भी हटाऊँ, तो दो तो चल जाएगा, सिर्फ नीचे एक तो क्या मल्टीप्लाई होगा, 10 मल्टीप्लाई होगा, हट गया, ठीक है। सो देखिए 2 और इसको काट दूँ, 2 इंटू 41, सो 41 और इसको अगर काटते हैं तो सिमिलर एक तो हमारा नियरली इक्वल टू एक आ जाएगा। देखिए 41 इंटू मतलब इधर 41 4157 है, इधर 41 है, मैं नियरली इक्वल टू कर रहा हूँ, 41 इंटू 41 हो गया 5 निकला 0 57 इंटू 1, सो क्या हो जाएगा 41, तो 16 डेसिमल देंगे 160 आ जाएगा। 41 इंटू 3 अगर करते हैं तो 3 1 जो 3 123 7 41 इंटू 4 करने से 4 एक मिनट 160 हो रहा है, इधर 41 है, 41 इंटू 4 4, ठीक है। मैं 41 पॉइंट अगर मैं इधर 3 कर
37 हो रहा है, तो मैं 101.3 नियरली कुछ कर दे रहा हूँ, इसको कटने से 101.3 हो रहा है। मैं नियरली कुछ कर रहा हूँ वॉल्यूम, उतना कुछ इधर कन्फ्यूज होने का बात नहीं है, नियरली कुछ करके ही होगा इधर, क्योंकि नंबर ही ऐसा दिया है हमारा। कहाँ गया नंबर ही दिया है हमारा ये वाला 83.14, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन तो होगा ही। सो 5 के साथ कटेंगे तो 5 2 10, 101.3 को मैं काट रहा हूँ 5 के साथ, देखिए इधर आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। 101.3 को मैं काट रहा हूँ, 101.3 5 से काटेंगे, 5 2 10, फिर 1 आएगा, 0 1 आएगा, नहीं हो रहा है, फिर मैं डेसिमल को उठा दूंगा, फिर 3 आएगा तो 13, 5 2 10, 3 डेसिमल 5 से 30, तो 20.26 इधर हो रहा है, 20.26 ठीक है। तो 20.26 से 38, तो इसको अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे तो 19 इधर 10.13, सो नियरली इक्वल्स टू 10, 19 और नियरली 19/10, तो नियरली इक्वल्स टू 1.9 लीटर ये वाला आएगा वॉल्यूम, नियरली इक्वल्स टू 1.9 लीटर वॉल्यूम हमारा आएगा। बोलेंगे सर इसको अगर सीसी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 लीटर मतलब कितना क्यूबिक सेंटीमीटर होता है पता है आप सभी को? 1 लीटर का मतलब है 1 डेसीमीटर क्यूब, दैट इज 1000 सीसी। तो इसको इंटू 1000 कर देंगे तो क्या होगा 1900 सीसी, ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। समझे? कैमरा में आ रहा है, देख लेते हैं कैमरा में, हाँ कैमरा में आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये वाला कर लीजिए, ये भी मैं भी आप लोगों के साथ ही सॉल्यूशन कर रहा हूँ पहले बार। चलिए क्वेश्चन का डाटा ऐसा दिया है, नियरली इक्वल्स टू ऐसा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, ये वाला हो जाएगा 3.4 का करते हैं। 3.4 का क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, देख लेते हैं। 3.4 a thin wire of resistance 4 ohm is bent to form a circle। एक वायर था, इसको बेंड करके एक सर्कल बना दिया गया है। फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी डायमीटर, फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी डायमीटर, तो डायमीटर का अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस निकालना है। सो पहले इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, तो R इक्वल्स टू हमें क्या पता है, रो L बाई ए, ये हमें पता है। तो इसका जो लेंथ है और इसका जो, अगर इसका रेडियस अगर R होता है तो L इक्वल्स टू क्या होगा 2 पाई R, इसका सर्कमफ्रेंस तो सेम होगा ना, क्योंकि उसी को बेंड करके बनाया गया है। तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा L/2 पाई, L/2 पाई, ये हमारा रेडियस हो गया है। तो इसका हमारा अगर मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना होगा, इसका डायमीटर अगर D है तो D का मतलब क्या है 2R, दिस 2 इंटू L/2 पाई, तो 2 2 कट, दैट इज L/पाई। सो डायमीटर हमारा क्या हो गया, डायमीटर हो गया L/पाई। तो हमारा पूरा डायमीटर हो गया क्या, L/पाई हमारा डायमीटर। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी डायमीटर, तो डायमीटर का अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमारा डिस्टेंस हमें लेंथ मिली है और हमें क्या चाहिए, हमें रो तो हमारा वैसे निकालेंगे और हमें एरिया चाहिए। एरिया का मतलब क्या है, बोलेंगे सर ये पूरा सर्कल का एरिया निकालेंगे या डायमीटर का, हमें निकालना पड़ेगा पूरा सर्कल का, दैट इज पाई R स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर कितना होगा, पाई R का वैल्यू कितना L/2 पाई, दैट इज इंटू L स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर। तो पाई पाई कट, तो ये वाला रहेगा। तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो L/A। सो L का मतलब ही तो इधर ये वाला क्या हो जाएगा L/पाई, रो L/पाई इंटू L स्क्वायर बाई 4 पाई। सो हमारा क्या हो जाएगा रो L/L स्क्वायर इंटू 4 पाई अपॉन पाई। सो पाई पाई कट, L/L स्क्वायर का मतलब ही हम लोग लिख सकते हैं रो L/A इंटू 4। सो क्या हो जा रहा है R डैश इक्वल्स, देखिए यहाँ पर R डैश था, रो L/A का मतलब क्या है ये वाला R, सो दैट इज R इंटू 4। तो अभी हमारा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो पहला रेजिस्टेंस कितना था 4 ओम था, तो ये वाला क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 दैट इज 16 ओम। तो न्यू रेजिस्टेंस कितना निकल गया 16 ओम। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा करेंगे।
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड ये तो आप लोग कर सकते हैं इजीली, फिर मैं कर दे रहा हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 3.5 कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर इज 20, तो क्या है 2882, 2 8 10 10 10 20, और ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का 8 है तो 2 6। तो कैल्शियम का बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन का बाहर कितना है 6। इसको मैं ऐसा करके क्रॉस कर रहा हूँ, ऑक्सीजन का बाहर 6 है। सो कैल्शियम क्या करता है, अपना जो इलेक्ट्रॉन्स है, मैं इसका एक ऊपर एक नीचे लिख रहा हूँ, अपना इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ भेज देता है। तो फिर क्या होगा, Ca2+ हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 2- हो जाएगा जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। फिर ये क्या हो जाएगा, फिर क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। फिर ये बनेगा कैल्शियम डबल बॉन्ड, ऐसा करके हम सॉरी डबल बॉन्ड में क्या बोल रहा हूँ, ये ऐसा करके बनेगा, 2 ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लिया, फिर कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। समझे, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। फिर यहाँ तक तो हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सब तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, हो जाएगा। एक हमारा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन वो कर लेते हैं 3.9। पूरा क्वेश्चन का PDF डाउनलोड करके आप लोग भी देखना। जैसे ये वाला है C डबल बॉन्ड C H H H, इसको हम लोग को करना पड़ेगा। ये कैसा होगा, निकेल और 250 डिग्री सेल्सियस। तो ये है हमारा इथीन टू इथेन कैसा होता है, निकेल और 250 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ग्रुप D एवोगाड्रोस लॉ हो जाएगा। बॉन्ड फिर 4.2 का क्वेश्चंस भी इजी है, उतना कुछ है नहीं, आप सभी लोग ये कर पाएंगे, ये भी मैं करवा दूंगा। तो मेन जो क्वेश्चन है वो ने आप लोग को करवा दिया। इसके बाद बोलेंगे सर आप चाहे ग्रुप D का नहीं कराएं, ग्रुप D का भी हो जाएगा। ऐसे वीडियो देखते हैं कितना लंबा हुआ। वीडियो ऑलरेडी हमारा हो चुका है 47 मिनट्स 48 मिनट्स हो चुका है। सो नियरली 48 मिनट्स के ऊपर वीडियो हो चुका है। तो आज और हम लोग नहीं करेंगे, आप लोगों को भी पेशेंस नहीं रहेगा। तो ये वाला कराना कोई बात नहीं है, फिर मैं करवा दूंगा बाद में। मेन आप लोगों को जो कराना था वो मैंने करा दिया है, मेन जो है। फिर जो इस साल जो लोग बोर्ड्स दे उन लोगों को मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, पेपर कैसा भी गया है, यहाँ पर कुछ बच्चों का होगा बहुत अच्छा हुआ कि बहुत आंसर करेक्ट हो गया, कुछ बच्चों का बहुत सारा गलतियाँ होगा। उस गलती को लेकर आप लोग डिप्रेस मत हो जाएंगे। अगर आपने सच्ची मेहनत किया था तो आप लोग कभी हताश मत होना, क्योंकि आपका मेहनत आज अगर एग्ज़ाम बाई चांस ख़राब हो भी गया तो बाद में भी आप लोग उसको उतना मतलब ये मत कीजिए, ये मत सोचिए कि मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो गया, आपके बाद क्या करूँ, क्योंकि जैसा भी हो आपने मेहनत किया था। और अगर मेहनत नहीं की, पैसे बैठ गए एग्ज़ाम में, तो जैसे आप लोग करते वैसे आपका होगा आंसर। इसलिए उससे लेके इतना मतलब ये मत होइए, टेंस मत होइए। जो मैं मेन मोटिव आप लोग को बोल रहा हूँ कि जैसे आपने सारा साल किया था वैसे आपका आउटपुट मिलेगा। और जो 2026 में आप लोग बोर्ड्स देंगे उनको मैं यही बोलूँगा कि ये जो क्वेश्चन का एनालिसिस मैंने किया, नीचे क्वेश्चन भी आप लोग डाउनलोड करेंगे, आप लोग उसका पैटर्न समझिए कैसा पढ़ना पड़ेगा। इस साल एग्जाम थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, बोल के कि नेक्स्ट साल ये पूरा एकदम मॉडरेट आएगा ऐसा कुछ है नहीं, हार्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे पिछले साल क्लास 12 का क्वेश्चन बहुत ही हार्ड किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का हालत ख़राब हो गया था। इसलिए अभी से बोलेंगे सर अभी तो सिर्फ फरवरी का महीना चल रहा है, अभी आप पढ़ाई बोल रहे हैं, नेक्स्ट साल फरवरी में हम लोग बोर्ड्स देंगे, ऐसा नहीं है। पूरा आप लोग ये जो आपका बोर्ड्स का साल है पूरा आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, हालत ख़राब करके पढ़ना पड़ेगा अगर आप ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं। तो और मैं ज़्यादा आप लोगों को ज्ञान नहीं दूंगा, इसी के साथ क्लास यहाँ पर ख़त्म करूँगा। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट्स करके बोलना, और अगर कुछ भी क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होता है वो भी आप लोग कमेंट करके बोलना। विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।